तो आज हम लोग सबसे पहले अपना वही एक टॉपिक हमारा था जो चल रहा था ज्वालामुखी, पहले तो उसे पूरा कर देते हैं। ये ज्वालामुखी की मान लेते हैं दूसरी क्लास है। आफ्टर दैट भू प्रपटी को या स्थलाकृतियों के उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाली शक्तियों की बात करते हैं। स्थलाकृतिक विकास को प्रभावित करने वाली शक्तियां 2 दिन का कम से कम ये क्लास है, 2 दिन का। और इसी के 2 दिन के बाद आपका जियोमॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। इन 2 दिनों पर जियोमॉर्फोलॉजी फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब 30th एंड 31st इन दोनों में आपका बेसिकली आज कितना तारीख हो गया, वेरी गुड, 30th एंड 31st इन दोनों में इसको एटलीस्ट हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, अच्छा चलो पढ़ने में आएंगे, कमेंट्स बाजी में नहीं। तमाम तरह के आप लोग ऐसे कुछ कमेंट्स, कोई खास ऐसे कमेंट्स तो होते नहीं हैं जिनके भूकंप के समय सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है, ईश्वर जिसे सुनिश्चित करता है, ईश्वर जिस जगह को सुनिश्चित कर दे वही सुरक्षित होती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अभी दिल्ली में एक भवन ध्वस्त हो गया, टूट गया, रिसेंट खूब घटनाएं ऐसे आप सुनते रहते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है नहीं। भवन टूटा, भवन में जबरदस्त ह्यूमन लाइफ कैजुअलिटीज हुई, जबरदस्त ह्यूमन लाइफ कैजुअलिटीज हुई। बट देखो, एक व्यक्ति अपने परिवार, स्वयं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ था। पूरा का पूरा भवन गिरा, जिसमें से सभी मंजिल के लोग एक एक करके परतें उभरती गई और लोग मृत पाए गए। और उसके साथ देखो क्या है, पहली मंजिल में था, लिंटर गिरा, और लिंटर गिरा तो जो एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर लुढ़क गया और उसी पे आके लिंटर गिर गया, टेढ़ा टेढ़ा गिरा ऐसा कुछ। और जैसे ही वो लिंटर गिरा तो हाँ, पत्नी का पैर उसके नीचे जरूर आ गया। आज ही की खबर बता रहा हूँ, पढ़ा मैंने सुबह सुबह। और जब पत्नी का लिंटर ऐसे ऐसे वहां पर गिरा और एक गुफानुमा संरचना घर के अंदर, पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, ध्वस्त हो गई थी, एक गुफानुमा संरचना बनी और उस गुफेनुमा संरचना में वो व्यक्ति और उसके दोनों बच्चे सुरक्षित बच गए। थोड़ी सी हल्की फुल्की खरोच आई। बचाव कर्मी दल लगातार बचाव में लगे हुए थे, बिल्डिंग का मलबा हटा रहे थे। बिल्डिंग का मलबा हटाते हुए जब उस स्तर पर पहुंचे तो जोरों की आवाज़ सुना, शोर सुना, बहुत सुरक्षित तरीके से उन्हें निकाला, बच्चे और वो सब सुरक्षित, पत्नी सुरक्षित, पूरा परिवार सुरक्षित, बाकी सब के सब कैजुअल हो गए। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इतना जानता हूँ कि कैजुअलिटीज़ में पता नहीं कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है। एस का छाया क्षेत्र अधिक होता है, पी का कम, है ना। समझ गए दोस्तों? बस ये सब कोई खास प्रश्न नहीं है, बस इतना समझना है। चलो तो आते हैं, सभी के सभी आप लिखेंगे ज्वालामुखियों का प्रभाव। ज्वालामुखियों का प्रभाव, सबसे पहले हम लिखेंगे सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव लिखेंगे। सकारात्मक में लिखेंगे नवीन चट्टानों की उत्पत्ति, सबसे पहला तो ये। दूसरे नंबर पर लिखेंगे मृदा निर्माण सामग्री। तीसरे नंबर पर लिखेंगे बहुमूल्य खनिज सतह के पास आ जाते हैं। चौथे नंबर पर लिखें भूतापीय ऊर्जा उत्पादन। पांचवें नंबर पर लिखेंगे हॉट स्प्रिंग एवं गेशर के साथ साथ नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण। नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण। तो नेक्स्ट है, ये बड़े महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होते हैं। कुछ जगह ये धार्मिक स्थल होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, पर्यटन स्थल बने, ठीक है। पर्यटन स्थल हैं कई जगह, ज्वालामुखियों के क्षेत्र कई जगह धार्मिक स्थल है, ये सब इनका सकारात्मक प्रभाव। दूसरी तरफ अगर हम नकारात्मक की बात करें, नकारात्मक की बात करें तो सबसे पहला है कि प्रचुर मात्रा में जनधन की हानि होगी। अरे भाई, कहीं ज्वालामुखी फटेगा, पूरा का पूरा गांव का गांव, नगर का नगर, बेसिकली इटली का नेपल्स नगर एक बार पूरी तरह से ज्वालामुखी विस्फोट में नष्ट हो गया था। बिल्कुल सिलानी बिल्कुल वैसे ही लगभग, बहुत मात्रा में जनधन की हानि होगी। दूसरे नंबर पर क्या होगा, वायुमंडलीय प्रदूषण होगा, वायुमंडलीय प्रदूषण होगा। तीसरे नंबर पर क्या होगा,
जंगल की आग लग जाएगी अगर जंगली क्षेत्र में, ये आग लगा देगा। चौथे नंबर पर क्या होगा, सागर में सुनामी पैदा कर देगा, सुनामी पैदा कर देगा। पांचवें नंबर पर क्या होगा, ये भूकंप भी पैदा कर देगा। ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप भी आते हैं, टरमायर आ जाएगा, टरमायर, टरमायर आ जाएगा। ठीक है, तमाम। मैं कहाँ हो जाऊं कि आपको पूरा बोर्ड दिखे, कहाँ हो जाऊं। वायुमंडलीय प्रदूषण की स्थिति, जंगल की आग की स्थिति, सागर में सुनामी पैदा कर देगा, भूकंप पैदा कर देगा। नवीन स्थलाकृतियां वही है, पर्वतों आदि पर प्रभाव। तैयबा, बेटा तैयबा ही तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन होगा क्या, पता नहीं बेटा। तो ये सब होगा, ये सब होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बस इतना ही बंद हो गया, और भी लिख सकते हो, लिख दो, तुमको कुछ समझ में आता है ये भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लिख दो। तो ज्वालामुखियों का प्रभाव ये होता है। तो प्रभाव के बाद आता है वितरण। वितरण में ज्वालामुखी एवं भूकंप दोनों का वितरण साथ साथ है। ज्वालामुखी, एक बच्चा पूछता जंगल की आग क्या है, तुझे प्रणाम है, पूरा अमेरिका चौहान साहब परेशान है इसमें, सहदेव, और तुमको भी जंगल की आग नहीं पता। आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं बेटा, सागर में सुनामी आती है ये जान लो, कैसे आएगी, जब सुनामी पढ़ाएंगे तब समझना। हाँ, नकारात्मक में खतरे ही आएंगे, एकांशी, ठीक है। सागर में भूकंप कैसे आएगा, जैसे धरातल में भूकंप आता है। वायुमंडलीय प्रदूषण में तापमान में वृद्धि वगैरह सब जुड़ जाएगा। वायुमंडलीय प्रदूषण विविध प्रकार की प्रदूषक गैसों के प्रभाव से, धूल कण, राख कणों के प्रभाव से, तापमान में वृद्धि के प्रभाव से, इन तमाम प्रभाव से, इन तमाम प्रभाव से होगा। ठीक है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग के बाद गीजर लिखा था प्रिया, ठीक है। स्लाइड बैक करना, तापमान बढ़ना मतलब वही वार्मिंग इफेक्ट होगा। हाँ भाई, स्लाइड बैक कर दिया, ये लो। नहीं बेटा श्वेता, नहीं, क्लासेस लेना है बेटा, क्लासेस से बिल्कुल फुर्सत नहीं है। संजीवनी पूछा ने आग कैसे लगी अमेरिका में, अरे बिटिया अमेरिका में आग नहीं लगी, तुम लोग जबरदस्त मूर्ख चंद हो यार। ये पूछती है अमेरिका में आग कैसे लगी सर। अमेरिका में आग कैसे लगी पूछना है तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लेना, जल्दी जवाब दे देगा और दबा के जवाब देगा। ऐसा बोलना भी मत। कैलिफोर्नियन फॉरेस्ट फायर और अमेरिका में आग दोनों शब्द अलग अलग है बेटा, तुम लोग भी। धार्मिक स्थल का मतलब है, कई जगह पर ऐसा होता है ना बेटा, कई जगह पर ऐसा होता है, जैसे बताएं, जैसे अपने यहाँ भारत में हिमाचल प्रदेश में एक ज्वालामाई मंदिर है ना, एक ज्वालामाई मंदिर, ज्वालामाई मंदिर की पूजा होती है, खूब पूजा होती है उसकी, है ना, खूब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो बेसिकली वो वॉल्केनो है, बेसिकली वो वॉल्केनो है, ठीक है ना। तो ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं वॉल्केनो, बट उसको हम धार्मिक आस्था की दृष्टि से देखते हैं। सर अपने जैसा बात करना हमें भी सिखा दीजिए प्लीज। अरे बेटा अपने जैसे बात करो, किसी की नकल कभी नहीं असल होती। साहिल राज, तुम लोग जैसा बोलते हो जो करते हो बहुत अच्छा करते हो, है ना। बस इतना जरूर रखना कि जीवन में अपने किसी कर्म से किसी का दिल मत दुखाना दोस्तों, किसी को चीट मत करना, किसी का साथ निभाना या ना निभाना कभी चीट मत करना यार, किसी को धोखा मत देना, किसी का दिल ना दुखाना, अन्यथा अपने आप को आप कभी माफ नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन आप खुश जरूर रहोगे कि हमने उसको सामने वाले को तो फिर सिखाई दिया, लेकिन किसी को आप कुछ नहीं सिखाते हो, आप केवल अपने आप को गिराते हो। ठीक है सुप्रिया, समझ गया बेटा। लोकेश सर का बड़प्पन है कि वो मुझसे सीखना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उनको बोलना मोस्ट वेलकम सर एंड थैंक यू, उन्होंने इस काबिल समझा। ठीक है ना बेटा, ओके। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने इसको कर लिया होगा। साहिल राज, अच्छा लोकेश सर याद कर रहे थे, मोस्ट वेलकम बोलना उन्हें। बिल्कुल, ज्वालामुखियों के बाद तापमान में भी अंतर आ जाता है। अब ये बात मैं सौगंध खाकर कहूँ तब मानोगे क्या। अब सौगंध खाने के लिए इस समय प्रयागराज जा भी नहीं सकता, भीड़ इतनी है कि आज से चलना शुरू करूंगा तो सब पता चलेगा जब मेला समाप्त हो रहा तब पहुंच पा रहा हूँ। तो बताओ सौगंध भी कैसे खाऊंगा, कहते हैं ना अपने यहाँ की संगम में खड़े होकर मैं सौगंध खाता हूँ कि एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बताओ मैं वो भी नहीं कर सकता तो कैसे बताऊँ। हाँ भाई हाँ, तापमान बढ़ेगा, वही वही लाइन। आप बहुत प्रभावी तरीके से बोलते हैं सर, यही तो सीखना है आप सबको, यही सीखना है बेटा आप सबको। जफीर आलम सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना बेटा, वो खुद इस लायक हैं इसलिए ऐसा करते हैं, वो स्वयं इस लायक हैं। ठीक है, अरे बारिश की बिजली पढ़ाएंगे आप दामी बेटा। बारिश की बिजली पढ़ाऊंगा उसको, बारिश की बिजली ना कह के आकाशीय बिजली कहते हैं, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, वो भी पढ़ाऊंगा। टॉपिक है आपका आपदा एवं आपदा प्रबंधन का, तो आकाशीय बिजली क्या है, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। कोई देखो वितरण में सबसे पहले तो मूल रूप से पहला क्षेत्र है प्लेटों का अभिसारी क्षेत्र, प्लेटों का
अभिसारी क्षेत्र, और ये दो हैं, ये दो हैं वैश्विक स्तर पर अगर देखेंगे। एक है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको आप प्रशांत अग्निवलय पेटी कहते हैं, अग्नि वलय, यहां लिख देता हूं, प्रशांत अग्नि वलय पेटी कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो दूसरे नंबर पर आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। कहां कहां है बताऊंगा आपको, महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, अभिसारी क्षेत्रों में तो ये है दो। तीसरे नंबर में है अपसारी क्षेत्र, प्लेटों के अपसारी क्षेत्र, और अपसारी क्षेत्रों में एक ही क्षेत्र है, मध्य अटलांटिक कटक। फिर तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों ज्वालामुखी हॉट स्पॉट, ज्वालामुखी हॉट स्पॉट। इनके क्षेत्र सुनिश्चित हैं, पहले से सुनिश्चित है, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए मैप बनाते हैं। ये इसके वितरण क्षेत्र है, यहाँ ज्वालामुखी दुनिया के सर्वाधिक है। इसके मैप बनाएंगे तो देखो कैसे, ध्यान से। माना कि यहाँ पर अवस्थिति है उत्तर अमेरिका की अवस्थिति है। ये अलास्का के आसपास का क्षेत्र है, सॉरी ये क्या हो गया, यही है मैक्सिको की खाड़ी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये मैक्सिको की खाड़ी क्यों है, इसे तो अमेरिका की खाड़ी कहा जाना चाहिए, अमेरिका की खाड़ी कहा जाना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिको की अवस्थिति है। फिर ये दक्षिण अमेरिका है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका कुछ ऐसा यहाँ तक। बेसिकली इसकी अवस्थिति ऐसी है, यहाँ पर केप हॉर्न है, ओके। फिर इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर प्राप्त होता है, आप जान रहे हैं ग्रीनलैंड, आपका ये ग्रीनलैंड प्राप्त होता है। यहाँ प्राप्त होता है अफ्रीका की अवस्थिति है, ये है दोस्तों यूरोप का सबसे पहले आइबेरियन पेनिनसुला है, ये आपका स्कैंडिनेवियन जोन है, ये ब्रिटिश आइल्स क्षेत्र है, और ये आपका आयरलैंड के आसपास का क्षेत्र है। यूरोप में यहाँ इटालियन पेनिनसुला, जेनेरिक पेनिनसुला, आफ्टर दैट आप यहाँ आएंगे, आप अरेबियन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ पर्शिया, इंडियन पेनिनसुला के हिस्से पर आएंगे, स्थमस ऑफ क्रा वाले हिस्से में आएंगे, यहाँ बैंकॉक की खाड़ी के साथ टोंकिंग की खाड़ी के पास जाएंगे, बोहाई की खाड़ी, कोरियन पेनिनसुला, शाखालिन पेनिनसुला, कामचाटका पेनिनसुला के साथ ये चकची लैंड होते हुए आप साइबेरिया पार करेंगे। यहाँ आएंगे दोस्तों तो सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, लोम्बोक द्वीप, बाली द्वीप, तिमोर द्वीप, ढेर सारे आइलैंड्स हैं, और इन द्वीपों के साथ यहाँ अवस्थिति प्राप्त होती है ऑस्ट्रेलिया की। इस किनारे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जापान के आइलैंड्स हैं, जापानीज आइलैंड्स के बाद यहाँ फिलीपींस आइलैंड्स हैं, यहाँ बोर्नियो आइलैंड्स है, पापुआ न्यू गिनी आइलैंड्स हैं, यहीं पर दोस्तों माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया आदि की अवस्थिति है, और यहाँ अवस्थित है न्यूजीलैंड, यहाँ न्यूजीलैंड अवस्थित है। बेसिकली पृथ्वी इस तरह से 2 डायमेंशनल नहीं है बेटा, पृथ्वी गोल है, मतलब इसको उठा के घुमाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखता है वो यहाँ नजर आएगा, इसके पार्स नजर आएगा, मतलब ये वाला पूरा हिस्सा अगर घुमा देंगे तो ये यहाँ नजर आने लगेगा, ऐसा नजर आने लगेगा। पृथ्वी गोल है दोस्तों, पृथ्वी गोल है, ऐसा समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं, पूरा इधर आ जाएगा ऐसा, मतलब आप मत समझना कि ये वाला हिस्सा इतना दूर है इससे ना, ये वाला हिस्सा घुमाओगे तो घूमकर यहाँ इसके पास पहुंच जाएगा, बेटा। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ है, सुनते जाना मेरी बात को बहुत ध्यान से। यहाँ पर है दोस्तों अलास्का, ब्रुक्स रेंज, लोगान कोस्टल रेंज, रॉकी कैस्केड, शेरा नेवादा रेंज, ये रॉकी, तो ये पूरा का पूरा रॉकी माउंटेन सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों प्राप्त होता है एंडीज माउंटेन सिस्टम, यहाँ एंडीज पर्वत तंत्र। तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत तंत्र है, उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत तंत्र है। फिर यहाँ पर आइलैंड्स है जिनको कहते हैं क्यूराइल द्वीप, और वो क्यूराइल द्वीप बेसिकली दोस्तों यहाँ तक आ जाते हैं, ये जापान, ओ सॉरी ये क्या हो गया, अरे बाप रे, अच्छा ठीक है काम बन गया, वो यहाँ तक आ जाते हैं जापान के पास। वो देखो ये वाले आइलैंड्स वहां से घूम करके यहाँ तक आ जाते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा घूम करके घुमा दो तो यहाँ पहुंच जाएगा। इसके बाद इस क्षेत्र में दोस्तों यहाँ देखोगे तो ढेर सारे वॉल्केनो ढेर सारे हैं, जैसे जापान में आपने माउंट फुजियामा को सुना, यहाँ पर आपने माउंट ताल को सुना, बहुत सारा माउंटेन्स, बहुत सारा वॉल्केनो, माउंट टोगा को सुना। फिर यहाँ पर ये जो आइलैंड्स ही हैं न्यूजीलैंड आइलैंड्स, तो कुल मिलाकर आप देखोगे कि यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, ये कन्वर्जिंग बाउंड्री प्राप्त हो रही है, ये भी कन्वर्जन का क्षेत्र है, यहाँ आप देखोगे ये पूरा का पूरा कन्वर्जन का क्षेत्र है, यहाँ आप देखना पूरा इंडोनेशिया के आसपास का क्षेत्र कन्वर्जन का क्षेत्र है, यहाँ पर देखो ये सब कन्वर्जन का क्षेत्र है। तो यहाँ आप एक लाइन पर याद रखना दोस्तों कि प्रशांत महासागर की पेटी चारों ओर से अभिशरित हो रही है। देखो याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फैक्ट्स है, प्रशांत महासागर की पेटी का अभिशरण चारों ओर से हो रहा है। इसका मतलब प्रशांत महासागर पेटी को ये खाए जा रहे हैं, सभी के सभी जब खाए जा रहे हैं तो छोटी होती जा रही है, और अभिशरण की वजह से इसके सारे किनारों पर जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पर जागृत ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, अकांकागुआ, कोटोपैक्सी,
चिम्बाराजो, मिडिल मिडिल अमेरिकन माउंटेन्स, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, यूकान वैली माउंटेन्स, लोगान, मतलब तमाम यहाँ ये ज्वालामुखी हैं दोस्तों। और इधर भी ज्वालामुखी, मतलब प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और अंत में सच बताएं तो अंटार्कटिका के एजोर्स आइलैंड, एजोर्स माउंटेन तक ऐसे जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इसके चारों ओर जागृत ज्वालामुखियों की जलती हुई पेटी पाई जाती है। इसीलिए प्रशांत महासागर का चारों ओर का क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अर्थात प्रशांत अग्नि वलय पेटी के नाम से जाना जाता है। एकदम रिंग बनती है, वलय का मतलब होता है रिंग, चारों ओर रिंग है जो जलती हुई है दोस्तों, चारों ओर रिंग है जो जलती हुई है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये पूरी पेटी में ऐसे जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बना लिया चित्र ना, दिस वन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब दूसरे नंबर पर देखना, ध्यान से सुनते बस जाना। यहां पर है दोस्तों, यहां पर है देखो, अजोर्स आइलैंड है, अजोर्स आइलैंड है, अजोर से यहां मैडिरा आइलैंड्स हैं। यहाँ पर्वत तंत्र शुरू होते हैं, कैंटाब्रियन माउंटेन है, यहाँ एटलस पर्वत है, यहाँ अल्प्स पर्वत है, यहाँ मिडिल ईस्ट माउंटेन्स हैं। और इस भाग में आप सभी जानते हैं हिमालयन रेंजेज हैं, हिमालयन रेंजेज। यही हिमालयन रेंजेज यहाँ पूर्वांचल पहाड़ियों के रूप में प्राप्त होते हैं, अंडमान निकोबार के रूप में प्राप्त होते हैं। और अंडमान निकोबार से यह इंडोनेशिया के बोंडा आचे, इंडोनेशिया के बोंडा आचे तक चला जाता है, ये पूरा क्षेत्र चला जाता है। और यहां भी ढेर सारे जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस समय स्पेन के जागृत ज्वालामुखी को आप जानते ही हैं, ढेर सारे जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब ये सेकेंड प्लेस है जहां पर जागृत ज्वालामुखी, यहां पर भी निरंतर अभिसरण है। ये यूरेशियन प्लेट है और ये अफ्रीकन प्लेट है, ये दिस वन, ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है और यहाँ पर छोटी छोटी कई प्लेटें हैं, आर्मेनियन प्लेट आदि है। यहाँ भी अभिसरण हो रहा है, मतलब ये पूरी पेटी भी अभिसारी क्षेत्र में है। ये फर्स्ट अभिसरण क्षेत्र हो गया प्रशांत अग्नि वलय पेटी, और इसको कहते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहां भी जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यहाँ भी ज्वालामुखी भी है, भूकंप भी है दोस्तों, जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अंततः बात करते हैं, अंततः आप देखो यहां पर इस भाग में देखना, इस भाग में यहां अंग्रेजी के लगभग एस अक्षर के भांति यहां पर मिड अटलांटिक रिज है, मिड अटलांटिक रिज है दोस्तों, जिसका निर्माण प्लेट अपसरण से हुआ है, मिड अटलांटिक रिज है। अब इस रिज में भी, इस रिज में भी जागृत ज्वालामुखी पर, यह अपसारी सीमा पर अवस्थित है ज्वालामुखी के उधर, इधर थॉमस बिल्विस रिज है, थॉमस बिल्विस रिज यहां पर बेसिकली ये मिड अटलांटिक रिज है दोस्तों, मध्य अटलांटिक कटक है ये, जहां पर अपसारी सीमा के सहारे आते हैं। अपसारी सीमा में एक और उदाहरण अब नया नया जुड़ने लगा है, एक नया नया जुड़ने लगा क्या, अब यहां देखेंगे चित्र में और मुझसे सुनेंगे ध्यान से। बेसिकली यहां पर एक झील पाई जाती है, लेक न्याशा या मलावी, फिर पाई जाती है टंगानाइका, फिर पाई जाती है किवू, फिर पाई जाती है एल्बर्ट, फिर पाई जाती है एडवर्ड, फिर पाई जाती है टना, यहां पाई जाती है टरकाना। यह है पूरा रेड सी, यहां पर है गल्फ ऑफ अकाबा, यहां पर है डेड सी, मृत सागर। दोस्तों ये पूरी पूरी पेटी संयुक्त रूप से अगर मिलकर देखी जाए तो इस पेटी को कहते हैं द ग्रेट रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं इसे, द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। और इस रिफ्ट वैली का निर्माण भी अपसारी सीमा पर है, मतलब जब यह भूखंड दो विपरीत दिशा में, ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप इसके सहारे ही भविष्य में दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। फिजा खातून ये वर्ल्ड मैपिंग में लिखाते हैं बेटा, यहाँ नहीं। ये सब तो मैं बोल इसलिए रहा हूं कि आपके मस्तिष्क में शब्द चले जाएं। ये वर्ल्ड मैपिंग का है टॉपिक, वर्ल्ड मैप में नाम लिखाएंगे, सारा नाम आपको नहीं लिखना है। पूजा बिटिया याद तो बहुत कुछ है, याद तो बहुत कुछ है बेटा। शुद्धा मोस्ट वेलकम बेटा। नहीं बेटा पूजा, उतना जरूरत नहीं है, उतना जरूरत नहीं। तो ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी अब स्थितियां बनने लगी। अब ज्वालामुखी हॉट स्पॉट, बेसिकली हॉट प्लूम का कॉन्सेप्ट हमने समझाया था, ये दुनिया में ढेर सारे हैं, इनका एग्जांपल 100 से अधिक है, जैसे हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, आइसलैंड द्वीप, आइसलैंड द्वीप है, रियूनियन द्वीप है, रियूनियन द्वीप है, द्वीप है, ये सेंट हेलेना आदि भी सब, मतलब दुनिया में 100 से अधिक ज्वालामुखी हॉट स्पॉट हैं, 100 से अधिक ज्वालामुखी हॉट स्पॉट है। रंजना वर्मा, आरती शर्मा पूछ रही इसे मुझे बनाना है क्या, अरे बिटिया तुझे सादर प्रणाम, आधा घंटा से क्यों वेट कर रहा हूं कि बना डालो, अभी तो पूछ रही है। तो किसके लिए ये बोर्ड पर काम करते हैं, अपने लिए थोड़ी। ये काम सब किसके लिए कर रहे हैं यार, अद्भुत हो तुम लोग भाई। अरे मुझे आपको ना कराना होता तो क्या था, तस्वीरें दिखाता और खत्म कर देता। निशा, साइड हो जाइए सर, ये लो बेटा साइड हो गया। ओके सुमित मोस्ट वेलकम।
जफीर आलम, अभी जैसा बनता है बेटा वैसा मैप बना लो, पर धीरे धीरे कोशिश में सब बनने लगेगा। हिमालय हॉट स्पॉट में नहीं है, मैंने कहाँ हिमालय नाम लिखाया है। अरे इंडियन ज्योग्राफी में डायपोल का कॉन्सेप्ट है, तो मैं मानसून के साथ पढ़ाऊंगा बेटा, तुम लोगों के डाउट्स बचेंगे ही नहीं। अब देखो ऐसा ही है कि मैं पढ़ा रहा हूँ जियोमॉर्फोलॉजी, आप पूछोगे कहीं और का प्रश्न तो मैं क्यों उसका जवाब दूंगा। चलो अब तो बन गया ना, अब तो बन गया। तो ये था वितरण। अब इसके वितरण के साथ एक ज्वालामुखी हॉट स्पॉट थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वोल्केनिक हॉट स्पॉट देखो आप, ये क्या होते हैं वोल्केनिक हॉट स्पॉट, पहले समझ लो फिर चित्र बना के समझा देता हूँ, फिर दिखा दूंगा। माना कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के संदर्भ में आप सभी ने ये ज्ञात कर लिया है मुझसे कि यहाँ पर कोर है, कोर पाया जाता है। तो कोर है, मेंटल है एंड क्रस्ट है, अपर सिलिकेट लेयर है। कोर एवं मेंटल सीमा के पास आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस कोर एवं मेंटल सीमा के पास उच्च तापमान के कारण नाभिकीय विखंडन एवं संलयन से प्रचुर मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त हुई ऊष्मा ऊर्जा के प्रभाव से यहाँ का मैग्मा बेसिकली धीरे धीरे इस सीमा का मैग्मा धीरे धीरे उच्च तापीय मैग्मा संचरण के रूप में निचले मेंटल से ऊपरी मेंटल की ओर या क्रस्ट की ओर कुछ इस तरह संचरित होता है, जिसे हम हॉट प्लूम कहते हैं। आर्थर होम्स का संवहन धारा सिद्धांत कुछ इससे आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, यहां समझना। अब क्या होगा, यहां पर ये मैग्मा का संचय हो जाएगा, मैग्मा का एकत्रण हो जाएगा, मैग्मा का एकत्रण। ये मैग्मा एकत्रित होकर भूपर्पटी को तोड़ देगा और तोड़कर ज्वालामुखी उद्गार को जन्म देगा। ये ज्वालामुखी उद्गार बेसिकली ये बिंदु जहां से मैग्मा निरंतर ऊपर उठ रहा है, ये बिंदु जहां से निरंतर मैग्मा ऊपर उठ रहा है, बेसिकली दोस्तों ये अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। इनके ऊपर से जैसे जैसे प्लेट गुजरती रहती है तो मैग्मा का उत्सर्जन निष्कासन होता रहता है। तो ये चूंकि इनसे निकलने वाला मैग्मा सामान्य ज्वालामुखियों की तुलना में अधिक गर्म होता है, इसीलिए इन्हें वोल्केनिक हॉटस्पॉट कहते हैं। दूसरा, अधिक गहराई से मैग्मा प्राप्त होता है तो क्षारीय भी होता है, तो दूर दूर तक फैलकर यह पैठिक लावा पठारों का निर्माण करता है, जैसे दक्कन का पठार, कोलंबिया का पठार आदि। ये है वोल्केनिक हॉटस्पॉट। तो इनके बारे में लिखेंगे, इनके बारे में आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखें ऐसा लिखेंगे कि निचले मेंटल एवं बाहरी क्रोड के समीप, निचले मेंटल एवं बाहरी क्रोड के समीप प्रचुर मात्रा में मुक्त अंतर आणविक ऊर्जा, प्रचुर मात्रा में मुक्त अंतर आणविक ऊर्जा के प्रभाव से पिघला हुआ अति क्षारीय मैग्मा, कॉमा लगा दीजिए, मैग्मा की गर्म धारा के रूप में, ऊपरी सिलिकेट लेयर का मतलब होता है भूपर्पटी, ऊपरी सिलिकेट लेयर की ओर संचरित होता है, ऊपरी सिलिकेट लेयर की ओर संचरित होता है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाओ, लिखो यह मैग्मा भूपर्पटी को पिघलाता एवं तोड़ता हुआ ज्वालामुखीय हॉट स्पॉट को जन्म देता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गधवी दिव्यराज ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। ठीक है, ठीक, ओके, पूर्ण विराम। जैसे हवाई द्वीप, आइसलैंड, रीयूनियन, सेंट हेलेना, हवाई द्वीप, आइसलैंड, रीयूनियन, सेंट हेलेना द्वीप आदि पूर्ण विराम। ठीक है, बात यहां पर समाप्त होती है दोस्तों, बात यहां पर। ठीक है, बस। तो ज्वालामुखी समाप्त हुआ, और ज्वालामुखी समाप्त होने के बाद आप लोग सब लोग फ्रेश पेज में एक हेडिंग डालेंगे, फ्रेश पेज में सभी हेडिंग डालिए, लिखिए स्थलाकृतिक विकास को प्रभावित करने वाली शक्तियां। सुप्रिया नहीं बेटा, क्या लिखेंगे आप सभी, स्थलाकृतिक विकास को प्रभावित करने वाली शक्तियां। ठीक है, चलो शुरू करें शक्तियों के बारे में बात करें। इसके लिए हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और एक भाषा लिखेंगे, एक लाइन की भाषा लिखेंगे। लिखें, भूपटल पर पाई जाने वाली
भूपटल पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की स्थलाकृतियां, भूपटल पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की स्थलाकृतियां पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात, पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के आनुपातिक कार्य दर का परिणामी होती हैं, आनुपातिक कार्य दर का परिणामी होती हैं, जहां, लिखो सेंटेंस पे सब समझाऊंगा, लिखो जहां अंतर्जात शक्तियों को निर्माणकारी बल, जहां अंतर्जात शक्तियों को निर्माणकारी बल के रूप में देखा जाता है, वहीं अंतर्जात शक्तियों को निर्माणकारी बल के रूप में देखा जाता है, वहीं बहिर्जात शक्ति को विनाशी या विध्वंसक शक्ति के रूप में, विनाशी या विध्वंसक शक्ति के रूप में, विनाशी या विध्वंसक शक्ति के रूप में, जैसे अब देखो एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, एक फ्लो चार्ट, और आपको फ्लो चार्ट से बहुत कुछ मिलेगा। अंतर्जात शक्ति को कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर से काम, भूपटपट्टी के अंदर संवहन धारा वगैरह देखा ना, तब जो मेंटल आदि में काम करती है शक्ति, उसको अंतर्जात शक्ति कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। और बहिर्जात शक्ति मतलब जो भूपटपट्टी के ऊपर हवा वगैरह, हवा, नदी, पानी, ये सब है ना, ये सब बहिर्जात शक्ति में आता है। एक भूपटपट्टी के बाहर की शक्ति है उसे बहिर्जात शक्ति, एक अंदर की शक्ति है उसे अंतर्जात शक्ति कहते हैं। इंग्लिश में इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, बट आपको हिंदी लिखना है तो यहां मैं लिखता हूं अंतर्जात बल, और इधर की ओर बहिर्जात बल। जात का मतलब होता है उत्पन्न, जात का मतलब क्या होता है? उत्पन्न। तो बहिर्जात, बाहर से उत्पन्न बल, बहिर मतलब बाहर, जात मतलब उत्पन्न, अंतर मतलब अंदर, जात मतलब उत्पन्न। एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब अंतर्जात बलों को हम दो श्रेणियों में रखते हैं। एक बल कहलाता है पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी, अब ये ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है, मैं कठिन शब्द नहीं लिख रहा हूं, ये ज्योग्राफी का टर्म है, पटल विरूपणी बल। और दूसरी तरफ आता है आकस्मिक बल, आकस्मिक बल। आकस्मिक बल तो आकस्मिक ही है, और ये पटल विरूपणी बल मंद दर से काम करता है, बहुत मंद धीरे धीरे काम करता है, मंद दर से कार्य करता है। और आकस्मिक बल तो आकस्मिक है, शीघ्र कार्य करेगा। अब ये मंद दर से कार्य करने वाला बल दो प्रकार का होता है। एक होता है महादेश जनक, महादेश जनक का मतलब है जो महाद्वीप एवं सागरीय द्रोणियों की उत्पत्ति करता है, महादेश जनक बल कहलाता है। और एक कहलाता है पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल कहलाता है। महादेश जनक बल लंबवत रूप से कार्य करता है, ये लंबवत बल, लंबवत या अरीय बल कहलाता है। ये लंबवत या क्या कहलाता है? अरीय बल कहलाता है। महादेश जनक बल लंबवत या अरीय बल कहलाता है, जो कि ऊपर नीचे लगता है। और इसका ये जो बल लगता है ये दो प्रकार से लगता है, अगर ये सागर में लगेगा तो सागर में लंबवत रूप से दो प्रकार से कैसे कार्य करेगा? एक को कहेंगे उमज्जन, जब ऊपर की ओर उठेगा भूखंड तो उमज्जन, जब भूखंड ऊपर उठ जाएगा उमज्जन। और जब भूखंड धंस जाएगा सागर में तो उसे कहते हैं निमज्जन। किसी भूखंड का सागर में धंस जाना निमज्जन कहलाता है। तो भूखंड का सागरी तली से ऊपर उठ जाना उमज्जन कहलाता है, जो सागर में हो गया। अब महाद्वीप में अगर है, महाद्वीप में है तो महाद्वीप में इसे दो शब्द कहते हैं, एक तरफ कहते हैं उत्थान, अपलिफ्टमेंट, तो दूसरी तरफ कहते हैं पतन या अवतलन। उत्थान होगा या पतन होगा, अवतलन होगा, ऐसा होगा। चित्र बना कर भी समझाऊंगा, ठीक है। पर्वत निर्माणकारी बल बेसिकली ये क्षैतिज बल है। कैसा बल है ये? क्षैतिज, टेंजिबल फोर्स है। ये क्षैतिज रूप से कार्य करता है, क्षैतिज बल के रूप में कार्य करेगा, क्षैतिज बल है। अब क्षैतिज बल दो प्रकार से लगता है, या कि ये संपीडन बल के रूप में लगेगा, संपीडन बल के रूप में लगेगा, या तनाव मूलक बल के रूप में लगेगा, तनाव मूलक बल के रूप में कार्य करेगा। संपीडन बल से दो प्रकार की चीजें होंगी, तीन प्रकार की चीजें होंगी। एक तरफ तो होगा संवलन, एक तरफ होगा वलन, एक तरफ होगा भ्रंशन होगा। तनाव मूलक बल से दो चीजें होती हैं, या कि भ्रंशन होगा, भ्रंश बन जाएगा, या चटकन होगा, चटक जाएंगी चट्टाने, चटकन होगा। ये जो आकस्मिक बल है दोस्तों, कैटास्ट्रोफिक फोर्स कहते हैं, इसके बेसिकली दो उदाहरण हैं। इसमें से एक है भूकंप और दूसरा है ज्वालामुखी। अब इनके प्रभाव से भूस्खलन पैदा हो जाए, सुनामी पैदा हो जाए, अलग है, लेकिन आकस्मिक बलों की श्रेणी में दो को ही रखा गया है। अब बारी आती है बहिर्जात बल की, इसकी बारी आती है बहिर्जात बल की बारी आती है। इन बहिर्जात बलों को बेसिकली तीन श्रेणियों में रखा गया है। तीन श्रेणियों का पहला श्रेणी है अपक्षय, जिसको कहते हैं आप वेदरिंग। दूसरे श्रेणी में आता है अपरदन,
और तीसरे श्रेणी में आता है वृहद चरण। वृहद चरण, ये तीन ही वर्ग हैं इसके, अपक्षय, अपर्दन और वृहद चरण। तो पृथ्वी में स्थलाकृतियों के निर्माण एवं विकास में इतने प्रकार के बल कार्य करते हैं। ठीक है, अब मैं कहाँ खड़ा हो जाऊँ दोस्तों की बोर्ड दिखे आपको, अच्छा मैं किनारे में चुपचाप बैठ जाता हूँ। ये फ्लो चार्ट एकदम शानदार तरीके से कॉपी में बनाएंगे, और ना केवल बनाएंगे बल्कि रट डालेंगे, एकदम सिर हिला हिला कर रटेंगे, सिर हिला हिला कर रटेंगे। सिर हिला हिला, जबरदस्त तरीके से रटेंगे। मस्त टॉपिक है दोस्तों, खूब सारे आपको आज डायग्राम बनाने हैं, खूब सारे भर के एकदम डायग्राम बनाने। अरे ये सब टॉपिक टीचर नहीं पढ़ाते बेटा, प्रश्न तो पूछता है, प्रीलिम्स में पूछेगा, मेंस से पूछेगा, बट टीचर नहीं पढ़ाते, क्योंकि टीचर को पढ़ाने में भी दमदम होती है ना, कैसे पढ़ा देंगे ये यूट्यूबिया टीचर्स, मर के भी नहीं पढ़ा सकते बेटा ये सब टॉपिक। ठीक है, सब समझाएंगे, मज्जन निमज्जन सब समझाएंगे बेटा प्रियांशु, सब समझाएंगे। पहले बोर्ड में जो है वो लिख लो पहले एक बार। एक बच्चा कहता है कि देखो देखो, फिर मत कहना कि सर को भूल गया होगा तो साइड में देखने। वो शुरुआती दौर पर कुछ उल्लू टाइप के बच्चे होते हैं ना, वो बस अपना अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। वो सब बच्चे गायब भी हो गए क्लास से यार, मुझे समझ में तो ये नहीं आया कि वो सब गायब हो गए, वो सब बच्चे समय के साथ। अच्छा, मजे की क्लास एक और होती है कि शुरू की 2-3 जो कक्षाएं, 4 कक्षाएं होती हैं, वो संस्थाएं फ्री डेमोन्स्ट्रेशन क्लास दे देती हैं, और उसमें सही मामले पर पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी जाते, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड बेटा। हाँ सही बोला है, एक बच्चे ने बोला सर वो 2 ही दिन के मेहमान होते हैं। अरे वो मज्जन निमज्जन सब बताएंगे तो अब बाकी सब समझ लिया क्या? ऐसा लगता है बाकी जैसे सब समझ ही लिया, वो मज्जन क्या है निमज्जन क्या है। अरे सुनोगे अभी तो सब समझोगे बेटा, सब समझोगे, अभी पढ़ाना है, ये खत्म नहीं हो गया। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अब देखो ये बल कैसे काम करते हैं, सबसे पहले महादेश जनक बल को समझाएंगे, फिर पर्वत निर्माणकारी बल को समझाएंगे, फिर इधर आएंगे एक एक करके सबको समझाएंगे, एक एक करके, है ना। तो सबसे पहले ये बल कैसे काम करते हैं, तो यहां मैं आपके लिए लिखता हूं महादेश जनक बल। क्या लिखेंगे आप सबसे पहले? महादेश जनक बल। इसको कहते हैं एपिरोजेनेटिक फोर्सेस, इंग्लिश में एपिरोजेनेटिक फोर्सेस। मतलब हिंदी तो लिखा ही था, अंग्रेजी भी लिख लो, अगर मन करे तो, ना मन करे तो हिंदी ही लिख देना, महादेश जनक बल लिखना। अब महादेश जनक बल मैंने कहा ये लंबवत रूप से काम करता है। कैसे काम करता है? लंबवत रूप से काम करता है। कैसे लंबवत रूप से करेगा, इसको भी समझा देते हैं आपको दोस्तों, इसको भी समझा देते हैं। देखो जैसे कैसे, मान लो कि यह है हमारी पृथ्वी, यह है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी का एक भूखंड है जो ऊपर उठ गया, तो दूसरा भूखंड है जो नीचे धंस गया। मतलब भूखंड या कि ऊपर उठेगा या नीचे धंसेगा। देखना ध्यान से, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं, अच्छे से चित्र बनाकर। मान लो कि अंदर से बल लगा और भूखंड का यह हिस्सा ऐसे ऊपर उठ गया, फिर दूसरा ऐसा बल लगा कि भूखंड का यह हिस्सा नीचे धंस गया, या ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया तो यह हिस्सा नीचे धंस गया, यह हिस्सा ऊपर उठ गया तो यह हिस्सा नीचे धंस गया, यह हिस्सा ऊपर उठ गया तो यह हिस्सा नीचे धंस गया। अब देखो यहां पर बोर्ड में, यहां पर यह हिस्सा जब संवहनिक धाराओं का हॉट प्लूम इसे ऊपर की ओर धकेला तो ये ऊपर उठ गए, ये ऊपर उठ गए, ऊपर की ओर उठ गए। बीच की रेखा बताती है सफेद वाली, ये एक माध्य रेखा है। क्या बताती है? ये एक माध्य रेखा, तो इससे ये ऊपर उठ गए। लेकिन ये वाला हिस्सा नीचे धंस गया, ये वाला हिस्सा नीचे धंस गया कोल्ड प्लूम के प्रभाव से। जहां जहां नीचे धंसे हुए हिस्से हैं वो कोल्ड प्लूम के क्षेत्र हैं। नीचे धंसे वाले क्षेत्र किसके क्षेत्र हैं? कोल्ड प्लूम के। और ऊपर उठे हुए क्षेत्र हॉट प्लूम के क्षेत्र हैं, हॉट प्लूम के। अब आगे देखना, मान लो कोई एक भूखंड है वो टूटकर सागरीय जल में डूब गया, तो सागरीय जल में डूबना ही कहलाता है निमज्जन, सबमर्जन। पर भूखंड का कोई ऐसा हिस्सा है सागरीय भूखंड का जो धीरे 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 वलन की प्रक्रिया से ऊपर उठ गया, तो उसको कहते हैं उमज्जन। यदि कोई भूखंड का हिस्सा सागरीय जल से ऊपर निकल आए तो उमज्जन कहलाता है। दूसरा, यदि कोई हिस्सा सागरीय जल में नीचे धंस जाए तो उसे निमज्जन, मतलब जल में डूबना। मैं आपको उठाकर पानी में फेंक दिया, आप डूबने लगे तो निमज्जन है, पर मैं थोड़ी देर बाद आपको ऊपर उठाकर निकाल लिया तो यह उमज्जन है। पानी में आपको उठाकर फेंक दिया तो यह निमज्जन है, और अब फिर से ऊपर उठा लिया तो यह उमज्जन है। एक तो यह बात होती है। दूसरी तरफ आपको पढ़ा रहा था, समझ में नहीं आया तो उठा के धरती में पटक दिया, धरती में पटक दिया तो अवतलन है, पतन है, कुछ भी, और फिर आपको वहां से उठा लिया तो ये उत्थान है। जब धरती का कोई खंड ऊपर उठता है तो उत्थान, और धरती का खंड टूटकर नीचे चला जाता है तो पतन है। लेकिन जब सागर का हिस्सा टूटकर नीचे चला गया तो निमज्जन, और सागर का हिस्सा टूटकर ऊपर आ गया तो उमज्जन कहलाता है। समझ में आ गए? ऐसा चित्र बनता है। लंबवत रूप से, या कि ऊपर बल लगेगा या कि नीचे। देखो सारी जगह फोर्स या कि ऐसा लगा है, ऊपर की ओर उठा हुआ बल लगा है या कि नीचे की ओर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लंबवत बल कहते हैं। कैसा कैसा बल? वर्टिकल फोर्स या रेडियल फोर्स कहते हैं, लंबवत बल। इसको रेडियल फोर्स भी कहते हैं, रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स कहते हैं। नहीं बेटा आदित्य, तुम लोगों को रास्ते से हटाएंगे जीवन में नहीं बेटा, ध्यान रखना, तुम लोगों को इस काबिल बना देंगे कि दुनिया में कोई रास्ते से हटा ना पाए। शिक्षक और माता पिता में यही फर्क होता है, दुनिया के रिश्तों में और इन 3 रिश्तों में, माता पिता और शिक्षक में, कि ये अपने आप को अंतिम दम तक तोड़कर भी अपने विद्यार्थियों को उठाने की कोशिश करते हैं और इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में उनसे कोई नजर, गंदी नजर ना मिला सके, गंदी नजर ना मिला सके। ये 3 सत्ताएं हैं, हमेशा याद रखना बेटा।
हाँ, पर दुनिया में डांटते भी यही तीनों सबसे ज्यादा है, क्योंकि अनुशासन की डोर कठिन तो होती है। आपको बस इतना बता दूं दोस्तों कि जिस दिन पतंग कट जाती है ना, तो लगता जरूर है पतंग को कि मैं स्वतंत्र हो गई, लेकिन कटी पतंग किस समय औंधे मुंह गिरेगी आप यह भी जानते हैं, किसी को पता नहीं। और अगर कटी पतंग नीचे गिरती है तो लूट ली जाती है। ध्यान से सुनना आप मेरी इस कथन को। जिस दिन अनुशासन की डोर पतंग से कटती है ना, तो पतंग खुश भले हो जाए कि अरे वाह मैं स्वतंत्र हो गई, लेकिन वही पतंग चूंकि अब अनुशासन से कट चुकी है, डोर रूपी अनुशासन से कट चुकी है, तो दोस्तों औंधे मुंह गिरती है, और गिरती हुई ही जैसे पतंग धरती पर गिरती है, लोगों द्वारा लूट ली जाती है, छीन ली जाती है। तो ध्यान रखना कि जिस दिन माता पिता और शिक्षकों के अनुशासन रूपी डोर से आप टूट जाओगे, उस दिन आपको लूट लिया जाएगा, गली गली पर लूटा जाएगा, छीना जाएगा, आपको छीना जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हमारे अनुशासन रूपी वचन कड़वे लग रहे हो, हमारे तौर तरीके खराब लग रहे हो, लेकिन ध्यान रखना आपको अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तरीके अपनाते हैं। और कोई आपसे कोई बैर विरोध ऐसा कोई भाव नहीं होता बेटा, कभी नहीं होता। आपको निपटाने या रास्ते से हटाने का प्लान जीवन में होने का तो प्रश्न ही नहीं। कोई आपको निपटा ना सके, रास्ते से हटा ना सके, इस काबिल बनाना है, इस काबिल बनाना है। बना लिया चित्र, ऐसे लंबवत फोर्स ऐसे लगेगा। अब ये जो ऊपर उठ गया हिस्सा, फिर से आगे बोलना चाहूंगा, ये जो ऊपर उठ गया हिस्सा ये महाद्वीपीय हिस्सा है, ये महाद्वीप है। और जो नीचे धस गया हिस्सा ये सागरीय द्रोणी है, सागर हर जगह ये महाद्वीप है, ये सागर है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए इसको महादेश जनक बल कहते हैं। ओके, अब आगे बात करें। अब इधर आपने देखा ये एपिरोजेनेटिक फोर्स पर मैंने बनाया। अब जो दूसरा बल होता है इधर पर्वत निर्माणकारी बल होता है बेटा, ये जो टेंजेबल लगता है इसको कहते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स, ओरोजेनेटिक फोर्स, फोर्स पर्वत निर्माणकारी बल। अब लिखोगे आप पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, अब पर्वत निर्माणकारी बल है, देखो यहां पर मैंने पर्वत निर्माणकारी बल को कहा कि क्षैतिज रूप से कार्य करता है। अब क्षैतिज रूप से कैसे कार्य करेगा इसे भी मुझे समझाना है, इसे भी समझाना है, कैसे ये संपीड़न बल या तनाव मूलक बल के रूप में कार्य करेगा। अब इसके लिए चित्र बनाता हूं, ठीक है ना, फिर से चित्र बनाते हैं बेटा, अच्छे से समझना। माना कि ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के संदर्भ में ऐसे ही भूखंड को कई हिस्सों में तोड़ देते हैं, कई हिस्सों में, चलो इसको ज्यादा हिस्सों में नहीं, केवल 4 हिस्सों में तोड़ते हैं, 4 हिस्सों में। कैसे 4 हिस्सों में? माना कि यहां पर हॉट प्लूम का शिखर जा रहा है, हॉट प्लूम, यहां पर भी हॉट प्लूम जा रहा है, हॉट प्लूम। तो यहां पर आएगा कोल्ड प्लूम, नीचे की ओर जा रहा होगा, कोल्ड प्लूम नीचे जाने वाला। संवहन धारा सिद्धांत में आपने पढ़ा कोल्ड प्लूम है, सीपी। पूछना मत बार बार कि सीपी क्या, सीपी मतलब कोल्ड प्लूम, पढ़ चुके हो। इसे भी आप पढ़ चुके हो कि हॉट प्लूम है, हॉट प्लूम है। और क्या होता है फिर, यही हॉट प्लूम यहां टकराता है और कुछ इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यही हॉट प्लूम यहां टकराएगा और कुछ इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और इसे आप जानते हैं लिटरल प्लूम के नाम से। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? एलपी, मतलब लिटरल प्लूम कहलाता है। लिटरल प्लूम भूपटल पर फ्रिक्शनल ड्रैग लगाता है, घर्षणात्मक खिंचाव बल लगाता है। और जैसे घर्षणात्मक खिंचाव बल लगाएगा दोस्तों, तो घर्षणात्मक खिंचाव बल के प्रभाव से भूप्रपटी का ये हिस्सा यहां से टूट गया, भूप्रपटी का ये हिस्सा यहां से टूट गया, ये हिस्सा यहां से टूट गया, ये टूट गया, ये हिस्सा यहां भी टूट जाएगा, ये हिस्सा यहां भी टूट जाएगा, भूप्रपटी का ये हिस्सा यहां भी टूट जाएगा, यहां भी टूट जाएगा। सब समझाता हूं। यहां पर यह हिस्सा टूटा, यहां पर ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी बने, बट यहां लग गया अपसारी बल। कौन सा बल लग गया? अपसारी बल, जिसको आपने पीछे भी लिखा था डाइवर्जिंग फोर्स। तो अपसारी बल लगा। और अपसारी बल जहां पर लगता है दोस्तों, वहां पर सागरीय कटकों का निर्माण होता है, और सागरीय कटक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो अपसारी बल लगता है, अपसारी बल लगता है। दो विपरीत दिशा में, इधर की ओर भूखंड चला जाएगा, इधर की ओर भूखंड चला जाएगा। और यहां देखना क्या होगा, अपसारी बल के प्रभाव से भूखंड का यह हिस्सा इधर की ओर आएगा और एक हिस्सा नीचे की ओर धस जाएगा और एक हिस्सा ऊपर रह जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझो। भूखंड का ये वाला हिस्सा नीचे की ओर धस जाएगा और एक हिस्सा ऊपर की ओर चला जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो यहां बनेगी भूषण, और भूषण बनने के साथ यहां पर वलित पर्वत तंत्र बन जाएंगे, वलित पर्वत तंत्र बन जाएंगे, वलित पर्वत तंत्र बन जाएंगे। पर यहां जो बल लग रहा है वो कैसा बल है? यहां पर अभिसारी बल लगता है, अभिसारी बल कार्य कर रहा है। ये इस दिशा में बल आएगा और इस दिशा में बल आएगा। अभिसारी बल लगा, यहाँ ये बल इधर आएगा और इधर आएगा। कौन सा बल लगता है? अभिसारी बल, अभिसारी बल। ऐसा होता है बेटा, ऐसा लगता है। ये पर्वत बन जाते हैं, देखो इसको ऐसा चित्र बनाओ। चलो सब आपका पढ़ा हुआ है, अब तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे रिवीजन है। एग्जाम में शॉर्ट में क्यों लिखोगे, फुल में लिखो। शॉर्ट में लिखते हो तो साइड में डिटेल देना पड़ता है।
बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर देना है और कुछ नहीं। ये टेंजिबल फोर्स है, ये क्षैतिज बल, ये ऐसे काम करता है या ऐसे काम करता है ना। बिल्कुल मैं जैसा लिखता हूं वैसे एग्जाम में लिखना है। ये घटनाएं दुनिया में हर जगह पाई जाती है मयंक, जहां भी पर्वत बनेगा ऐसी ही घटना पाई जाएगी। भाषा आगे लिखनी है बेटा, सब लिखने। संवैन धारा में प्रतिभा तू लिखी नहीं है बिटिया, तेरा गर्दन दबा दूंगा बेटा मैं, सच में। तो अभी मुक्त हो जाएगी इस दुनिया से। मम्मी पापा को मत बताना कि डैडी, सॉरी सर ऐसा बोल रहे थे, डैडी को अपने मत बताना, पर सच कहता हूं ऐसा बोलेगी तो गर्दन दबा दूंगा तेरा। एक बच्चा पीके पूछता तो सच में पीके है क्या, ये पूछता अभिसारी एवं अपसारी में अंतर क्या होता है, तो सच में ये पीके है। जब तू पीके ही बैठा है तो फिर क्या तुझे समझाना है। इतना 2-3 दिन क्लास पूरी चलती, अभिसारी अपसारी बल कितने दिन से पढ़ा रहे हैं। संवहन धारा में पढ़ाया, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत में पढ़ाया, पूरे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ाया, इसको ये नहीं पता है उल्लू को। अब बताओ इसको क्या पढ़ाएं। मोहम्मद सबाहन अली, ठीक है बेटा। महाद्वीप निर्माण की घटना में प्रयास हुई टेंजिबल फोर्स के स्थान पर रेडियल फोर्स लगते हैं, बताया ना, रेडियल फोर्स लगता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ मैंने बताया, इसमें ध्यान से, एक तरफ हमने बताया कि एक तरफ संपीडन बल लगेगा जिसमें संवलन वलन एवं भ्रंशन होगा, तो एक तरफ तनाव मूलक बल लगेगा जिसमें भ्रंशन एवं चटकन होगा। तब इसी में जब चित्र बना, तो चित्र बनाने के बाद आगे लिखेंगे, लिखेंगे संपीडन बल कंप्रेशनल फोर्स, संपीडन बल, संपीडन बल कंप्रेशन से बना कंप्रेशनल फोर्स। प्रगति वर्मा, ओके। शिवम कुमार सर, आप मेरे दूर के रिश्तेदार हो, अच्छा, गुड, वेलकम। मुझे तो लगता है मैं हर एक बच्चे का बहुत करीबी रिश्तेदार हूँ, और तुमने आज मुझे दूर का बना दिया, इसी बात से बड़ी खुशी हुई। अभी तक तो मैं बहुत करीब का मानता था आप सबका, और एक ही पल में झटके में तूने दिल तोड़ दिया मेरा। इतना दूर का क्यों बना दिया, पास का ही रहने दिया होता। पर सच में ये सब गीत सही लिखे हैं। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। चलो कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारी मर्जी थी, पर रियल सेंस में मैं तो आप सबको अपने बेहद करीब मानता हूँ, पर फिर भी आपने दूरी बना ली है। चलो ठीक है। मत बनाओ यार दूर, सच बताऊं आपसे दूर होकर रह नहीं पाऊंगा, आपसे दूर होकर रह नहीं पाऊंगा। अंशिका, क्या अंशिमा, अच्छा उसको हक है इस बात का, तो फिर मैं रोक भी नहीं सकता। बेटिया फिर मैं रोक नहीं सकता। संपीड़न बल क्या है, इसमें एक लाइन लिखना है, इसमें एक लाइन लिखना है। ओके वर्षा, मोस्ट वेलकम बेटा, सभी को मोस्ट वेलकम, सभी को मोस्ट वेलकम। ओके, क्या लिखोगे आप कि जब जब बल दो विपरीत दिशा से एक केंद्र की ओर लग रहा हो, जब बल दो विपरीत दिशा से एक केंद्र की ओर लग रहा हो, तो इसे व्हाट, संपीड़न बल कहा जाता है, संपीड़न बल कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे, लिखे इस बल के प्रभाव से, इस बल के प्रभाव से 3 प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं घटित होती हैं, 3 प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं घटित होती हैं। कौन सी 3 भूगर्भिक क्रियाएं घटित होंगी, 3 भूगर्भिक क्रियाएं कौन सी घटित होंगी, तो पहले नंबर पर बात करते हैं। पहले नंबर पर बात करूंगा बेटा, दिस वन। पहले नंबर पर मैंने लिखा है संवलन, इंग्लिश शब्द जरूर लिखना। संवलन को कहते हैं वार्पिंग, वार्पिंग। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, संवलन 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं उत्संवलन वलन, और एक को कहते हैं अवसंवलन, अवसंवलन, अवसंवलन। इसको उत्संवलन को बोलते हैं अपवार्पिंग, अपवार्पिंग, और अवसंवलन को बोलते हैं डाउन वार्पिंग, डाउन वार्पिंग। अब ये क्या है संवलन, भाषा लिखाऊंगा, भाषा लिखाऊंगा। देखो जैसे मान लो कोई एक भूखंड है, समझना दोस्तों, गलती मत करना। मान लो एक भूखंड है, ये कोई एक स्थलखंड है। अब इस स्थलखंड में लगा संपीड़न बल, देखो ये एक केंद्र की ओर ही संपीड़न बल लगाऊंगा, ये तीर का निशान संपीड़न बल के लिए बहुत जरूरी होता है कि विपरीत दिशा से एक केंद्र की ओर बल लग रहा है, विपरीत दिशा से एक केंद्र की ओर। अब इसके प्रभाव से यदि भूखंड का पूरा हिस्सा ही ऊपर उठ जाए, पूरा का पूरा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा नहीं, पूरा हिस्सा ही ऊपर उठ जाए, तो इसको कहते हैं उत्संवलन। क्या कहते हैं दोस्तों, ये उत्संवलन। ये है अपवार्पिंग, ये है दोस्तों अपवार्पिंग, उत्संवलन। या इसके विपरीत की स्थिति देखो कैसे बनेगी। चलो यहां फिर से मैं एक चित्र बनाता हूं,
इसके विपरीत की स्थिति कैसे बन सकती है? माना कि बल इसमें भी लगा संपीड़न बल, ये दूसरा हिस्सा है और ये उठा तो, लेकिन ये नीचे की ओर पूरा हिस्सा धस गया, पूरा हिस्सा नीचे धस गया, तो इसे कहते हैं डाउन वार्पिंग। डाउन वार्पिंग ये कहलाता है ऐसी स्थलाकृति बल। इसमें ये देखो पूरा हिस्सा नीचे की ओर धसा है, पूरा हिस्सा नीचे की ओर धसा है ना। तो लिखे, इसमें लिखना है कि संपीड़न बल के प्रभाव से, संपीड़न बल का प्रभाव, ऐसा लिखो, संपीड़न बल का प्रभाव जब किसी वृहद भूखंड में समूचे रूप से, वृहद भूखंड समूचे रूप से कार्य करता हो तो भूखंड का उत्थान या पतन हो जाता है, इसे उत्थान या पतन हो जाता है, इसे ही संवलन कहते हैं, संवलन कहते हैं। पूर्ण विराम लिखो, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है पहला उत्संवलन और चित्र बना दिया, फिर दूसरा अवसंवलन और चित्र बना दिया। पूरा भूखंड ऊपर उठा है या पूरा भूखंड ही नीचे धंसा है, उसका छोटा छोटा हिस्सा नहीं। पूजा त्रिपाठी एपिरोजेनेटिक में ही चल रहा है बेटा, तो लिखा तो रहे सब एपिरोजेनेटिक का ही पार्ट है। महावीर नहीं बेटा, अभी जीएस में ही ऑप्शनल में थोड़ी गहराई और बढ़ जाती है, गंभीरता बढ़ जाती है। और ठीक है, अरे मूर्ख चंदो, अभी ये पर्वत निर्माण कार्य एपिरोजेनेटिक ही पढ़ा रहे हैं, ये एपिरोजेनेटिक की सब भाषा है, ये एपिरोजेनेटिक के प्रकार हो जाते हैं तब तो भाषा लिखोगे ना, मतलब एपिरो नहीं ओरोजेनेटिक है, अब उसमें है ही नहीं। ठीक है, चलो एपिरोजेनेटिक नहीं, सॉरी ओरिजोनेटिक के। अब ये हो गया, अब उसके बाद आता है वलन, उसके बाद क्या आता है? वलन। वलन को बोलते हैं फोल्ड, वलन को बोलते हैं फोल्ड। अब इसमें एक लाइन लिखना है कि संपीड़न बल के प्रभाव से जब, संपीड़न बल के प्रभाव से जब भूखंड का कोई हिस्सा, सारा भूखंड नहीं, भूखंड का कोई हिस्सा ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए, ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए, या दोनों साथ साथ हो जाए। मोहम्मद तुम्हारा क्या कमेंट्स था, मैंने देखा नहीं बेटा, MOHD शायद मोहम्मद लिखे होगे तुम, या दोनों साथ साथ हो जाए, तो इसे वलन कहा जाता है, तो इसे वलन कहा जाता है। आरती शर्मा चलेगा, वलन कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाकर लिखो, ऊपर उठे हुए हिस्से को अपनति, ऊपर उठे हुए हिस्से को अपनति एवं नीचे धसे हुए हिस्से को अभिनति कहा जाता है, अभिनति कहा जाता है। पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम। मोहम्मद तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूं, बहुत बौना महसूस कर रहा हूं, इसका जवाब नहीं दे पा रहा शायद। ठीक है, ओके, अब देखो इसमें कैसे है, इसमें कैसे है, देखो मान लो ये एक भूखंड है, संपूर्ण भूखंड है, अब इसमें लगा संपीड़न बल, अब संपीड़न बल लगा तो संपीड़न बल के प्रभाव से मान लो इसका एक हिस्सा ऐसे ऊपर उठ गया, या दूसरी भी बात कर सकते हैं, दूसरा हिस्सा ऐसे नीचे धंस गया, ये हिस्सा ऊपर उठा है, ये हिस्सा नीचे धंसा है, तो ये कहलाता है एंटीक्लाइन और ये कहलाता है सिनक्लाइन। सिनक्लाइन, ऊपर उठा हुआ हिस्सा एंटीक्लाइन मतलब अपनति और नीचे धंसा हुआ हिस्सा अभिनति है। अब कुछ बच्चों का अभी भी प्रश्न है कि वलन और संवलन में क्या अंतर है। मैंने बताया कि संवलन में पूरा भूखंड या कि उठेगा या कि नीचे धसेगा, पूरा का पूरा, परंतु वलन में छोटा हिस्सा या कि ऊपर उठ जाएगा या नीचे धस जाएगा, या ऊपर उठेगा नीचे धसेगा, सब कुछ हो सकता है, छोटा छोटा हिस्सा है, छोटा छोटा हिस्सा है। ठीक है, ये अंतर भी होता है। तो अब लिखेंगे सभी के सभी, हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ द फोल्ड, वलन के प्रकार, वलन के प्रकार। अब कई प्रकार है दोस्तों, वलन को बहुत आराम से समझते हुए चित्र बनाने हैं, बस भाषा नहीं लिखनी है, समझते हुए चित्र बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र बनाना है दोस्तों। ओके, अब आगे देखो, यहां पर चित्र बनाने क्रम में सबसे पहला इसके प्रकार रटना है, बहुत जरूरी है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा है वलन के प्रकारों में से। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, इसके प्रकारों में सबसे पहले लिखोगे इंग्लिश और हिंदी, या कि इंग्लिश लिखूंगा तो हिंदी बोलूंगा और हिंदी लिखूंगा तो इंग्लिश बोलूंगा, एक तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूं, इंग्लिश लिख देता हूं, हिंदी आपको बोलता चलूंगा। एक होता है सिमेट्रिकल फोल्ड, सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड, हिंदी बोलते सममित वलन, सममित वलन। ठीक है, सममित वलन पहला प्रकार। अब सममित वलन क्या है, तो पहले आपको एक बात समझाता हूं, पहले आप बात, मान लो किसी भूखंड, मान लो यहां मैंने बताया कि ये आधार तल था, ये आधार तल था, कुछ शब्दावलियां हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा, ये आधार तल था, अब वलन हुआ तो कुछ ऐसा फोल्ड बना,
ऐसा फोल्ड बना। तो ये जो आधार तल प्राप्त हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आधार तल प्राप्त हो रहा है इसको कहते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक, एक बार स्ट्राइक यूपीएससी ने ही पूछा था स्ट्राइक क्या होता है, ये कहलाता है स्ट्राइक। ठीक है, अब इस स्ट्राइक के सहारे ये जो झुकाव प्राप्त होता है, ये वाला झुकाव कह दो, ये वाला झुकाव जितना भी प्राप्त होता है, मान लो थीटा एंगल प्राप्त होता है। ये मत समझना कि मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाने लगा, छोटी सी बात, मान लो थीटा एंगल प्राप्त हो रहा झुकाव, जिसको कहते हैं डिप एंगल, नत कोण, डिप एंगल बोलते हैं। ये डिप एंगल है, झुकाव कोण या नत कोण बोलते हैं, नत कोण बोलते हैं। अब आगे ये जो वलन हुआ है, वलन को यहां से दो भागों में एक लंब डालकर देखो, एक लंब डालकर देखो। ये जो लंब डाल दिया जाता है वलन के सापेक्ष, इसको कहते हैं हिंज लाइन, हिंज लाइन, हिंज लाइन। और हिंज लाइन वलन को दो भुजाओं में बांट दिया, मान लो कि एक भुजा ये वाली हो गई, इसका नाम दे दिया हमने ए और इसका नाम दे दिया बी, तो इन जो भुजाओं को बोलते हैं लिंब। लिंब मतलब भुजा, लिंब मतलब क्या होता है, भुजा। हिंज लाइन का हिंदी पता भी नहीं है भी नहीं, स्ट्राइक का हिंदी पता भी नहीं शायद है भी नहीं। डिप एंगल मतलब नत कोण या झुकाव कोण, नत कोण या झुकाव कोण, किसी भी वलन में इतनी चीजें होंगी। इसको कहते हैं बेसिकली नॉमेनक्लेचर कह सकते हो आप इसे, या मॉर्फोलॉजी ऑफ फोल्ड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। ऐसा प्राप्त होता है कोई वलन। अब इसमें से ये जो सिमेट्रिकल फोल्ड, सममित वलन है, इसे आप कैसे पहचानोगे? तो ध्यान से कि जो ये हिंज लाइन है या स्ट्राइक है, जब इसके सहारे वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान प्राप्त हो, जैसे मान लीजिए यहां मैंने हिंज लाइन बना दी, ये वाला झुकाव इस झुकाव के इक्वल है, अर्थात दोनों का झुकाव थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी। जब दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल फोल्ड कहा जाता है। थोड़ी टेक्निकल बातें आने लगी, और जैसे टेक्निकल बातें आती कुछ बच्चे तो सीरियस हो जाते हैं, पर सीरियस मत हो, बहुत आसान से। जब एकदम वलन की भुजाओं का झुकाव बराबर प्राप्त हो तो उसे क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल फोल्ड। तो डैश देकर लिखो, जब किसी हिंज लाइन के सहारे, हिंज लाइन चित्र बनाते चलेंगे सारे के सारे, जब किसी हिंज लाइन के सहारे वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान हो, वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान हो, तो इसका बन जाएगा? सममित वलन बन जाएगा। तो पहला हो गया सिमेट्रिकल फोल्ड। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, एसिमेट्रिकल फोल्ड। एसिमेट्रिकल फोल्ड हिंदी में बोलते हैं इसे असममित वलन, असममित वलन। अब ये क्या होता है? अब इसमें दोनों में से एक भुजा का झुकाव अधिक होगा, एक का कम होगा। देखो कैसे, मान लो कि एक भुजा का झुकाव ऐसा है पर दूसरे का ऐसा हो गया, एक भुजा का झुकाव ऐसा पर दूसरे का ऐसा हो गया। ये लो हमने डाल दिया यहाँ पर लिंब। अब यहाँ लिंब डाला तो यहाँ पर देखो ये थीटा एंगल ए का, देखो ये थीटा एंगल, और इसका देखो बी का थीटा एंगल, देखो तो ये कैसा प्राप्त हो रहा है? थीटा प्लस प्लस प्राप्त हो रहा है। मतलब दोनों भुजाओं का झुकाव समान नहीं है। जैसे हिमालय में दक्षिणी ढाल तो तीव्र है पर उत्तरी ढाल मंद है, ये वाला ढाल तीव्र है और वो वाला ढाल मंद है। तो लिखें, जब दो भुजा में से एक का झुकाव कम, जब दो भुजा में से एक का झुकाव कम एवं दूसरी का अधिक, एवं दूसरी का अधिक हो तो इसे असममित वलन कहते हैं, असममित वलन कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ये हुआ असममित वलन। अब आता है मोनोक्लिनल फोल्ड, तीसरे नंबर पर। मोनोक्लिनल फोल्ड, मोनोक्लिनल फोल्ड, मोनोक्लिनल फोल्ड, इसी को कहते हैं ऑर्थोक्लिनल फोल्ड। हिंदी में कहते हैं इसे एकनत वलन, एकनत वलन कहते हैं। अब ये कैसे बनता है दोस्तों? जब वलन की एक भुजा, ध्यान से, जब वलन की एक भुजा एकदम आधार तल से लंबवत हो, ऐसा जैसे सीधे दीवार खड़ी है, जबकि दूसरे भुजा का झुकाव कुछ और हो। ये देखो, जैसे मान लो ये आधार तल बनाया तो ऐसा लगता है जैसे आधार तल से एकदम ये लंबवत हो गया, एकदम यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, या सिंपल कह सकते हैं हिंज लाइन के समानांतर हो गया। देखो ये पैरेलल दिखेगा, हिंज लाइन के समानांतर, मतलब ये दीवार के भांति दिखेगा खड़ा, और उधर का ढाल कुछ भिन्न होगा। इसमें अंतर क्या है? देखो, इसमें कोई भी भुजा एकदम लंबवत खड़ी नहीं थी। असममित वलन में कोई भी भुजा लंबवत खड़ी नहीं होती, पर एकनत वलन में एक भुजा लंबवत खड़ी हो जाती है। नेपाल हिमालय इसका बेस्ट एग्जांपल है भारत में। सारा का सारा हिमालय तो असममित वलन का उदाहरण है, पर नेपाल हिमालय ऑर्थोक्लिनल फोल्ड का उदाहरण है। तो लिखें, चित्र बनाते चलेंगे साथ में, लिखें, जब वलन की एक भुजा, जब वलन की एक भुजा आधार तल पर लंबवत हो, या आधार तल पर लंबवत हो, या हिंज रेखा के समानांतर हो, या हिंज रेखा के समानांतर हो, समानांतर हो तो मत लिखो समानांतर हो, एवं दूसरी भुजा का ढाल, एवं दूसरी भुजा का ढाल मंद हो, मंद हो तो इसे एकनत वलन कहा जाता है। खूब सारे चित्र बनाने हैं आप, एकनत वलन कहा जाता है।
पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट नेक्स्ट ये मोनोक्लिनल हुआ। अब चौथे नंबर पर आता आइसोक्लिनल फोल्ड। आइसोक्लिनल फोल्ड, आइसोक्लिनल फोल्ड का मतलब है समनत वलन, समनत वलन। अब समनत वलन कैसा होगा? जब दोनों की दोनों भुजाएं आधार तल पर लंबवत खड़ी हो जाएं, जब दोनों की दोनों भुजाएं आधार तल पर लंबवत खड़ी हो जाएं, या हिंज लाइन के समानांतर, ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर, तो इसे कहते हैं समनत वलन। तो लिखें, जब वलन की दोनों भुजाएं, जब वलन की दोनों भुजाएं उच्च संपीड़न बल के प्रभाव से, जब वलन की दोनों भुजाएं उच्च संपीड़न बल के प्रभाव से आधार तल पर लंबवत खड़ी हो जाएं, या आधार पर तल पर लंबवत खड़ी हो जाएं, या हिंज लाइन के समानांतर हो जाएं, हिंज लाइन के समानांतर हो जाएं, तो इसे इसे समनत वलन कहते हैं, समनत वलन कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। चित्र बनाते चलना है, ठीक है ना। अब पांचवें नंबर पर आता है शयान वलन। शयान वलन को इंग्लिश में कहते हैं रिकम्बेंट फोर्स फोल्ड, सॉरी रिकम्बेंट, CUMBENT, कम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड। अब रिकम्बेंट फोल्ड कैसे होता है? ध्यान से, जब वलन की एक भुजा, मतलब वलन की भुजा ऐसी हो जाए कि लगता लेट गई है। देखो कैसे, ऐसी, ऐसे लगने लगे जैसे वलन की भुजा आधार तल पर, मान लो यहाँ आधार तल है, ये आधार तल है, इसमें लेटी हुई हो, यह हिंज लाइन है ये, तो एकदम लेटा हुआ दिखाई देने लगे, तो इसको कहते हैं शयान वलन, लेट जाए एकदम। तो लिखे, जब जब दोनों ओर से लगने वाले संपीड़न बल में से, जब दोनों ओर से लगने वाले संपीड़न बल में से, संपीड़न बल में से एक ओर से बल अधिक एवं एक ओर से बल कम लग रहा हो, एक ओर से बल अधिक एवं एक ओर से कम लग रहा हो, एक ओर से अधिक एवं दूसरी ओर से लिख सकते हो, एक ओर से कम एवं दूसरी ओर से अधिक लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, तो वलन की भुजाएं हिंज रेखा के सहारे, वलन की भुजाएं हिंज रेखा के सहारे सारे इतनी झुक जाती हैं कि लेटी हुई प्रतीत होती हैं, इतनी झुक जाती हैं कि लेटी हुई प्रतीत होती हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ओके, तो नेक्स्ट लिखेंगे अब छठवें नंबर पर। अब छठवें नंबर पर लिखेंगे ग्रीवा खंड, नैप। ग्रीवा खंड, ग्रीवा खंड को क्या बोलते हैं? NAPPE, नैप बोलते हैं। नैप या नापे, तो नापे आप ना बोल के आप नैप बोलेंगे, नैप, ग्रीवा खंड। अब ग्रीवा खंड में अब एक ओर से वलन इतना ज्यादा लगा कि बेसिकली वलन की भुजा टूट गई, एक ओर से वलन इतना ज्यादा लगा कि वलन की भुजा टूट गई और टूट कर कहीं और जा गिरी, ठीक है, टूट गई और टूट कर कहीं और जा गिरी। देखो जैसे कैसे, मान लो कि वलन की एक भुजा यहां पर पहुंची, वलन की एक भुजा तो यहां तक है, अब यह हिंज रेखा, ये अब दूसरी भुजा टूटी, ये भुजा एक थी और दूसरी टूटकर यहां पहुंच गई। ये है, मान लो कि वलन की भुजा ये ए है, ये है बी, तो यहां से टूटी और हिंज रेखा के सहारे एकदम अलग हो गई, टूटकर कहीं और जा गिरी। हिमालय क्षेत्र में ऐसी बहुत सारे, ग्रेटर हिमालय की भुजाएं टूटकर मिडिल हिमालय के नीचे आ गिरती हैं, टूटी हुई भुजाएं, जिसको क्या कहते हैं? ग्रीवा खंड कहते हैं, ग्रीवा खंड कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे, चित्र बन गया ना, चित्र बनाकर फिर लिखेंगे, लिखेंगे जब उच्च संपीड़न बल के प्रभाव से, जब उच्च संपीड़न बल के प्रभाव से, संपीड़न बल के प्रभाव से वलन की भुजाएं टूटकर, वलन की भुजाएं टूटकर अपने मौलिक स्थान से कहीं दूर जा गिरती हैं, अपने मौलिक स्थान से कहीं दूर जा गिरती हैं, गिरती हैं, तो इन्हें ग्रीवा खंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें ग्रीवा खंड कहा जाता है, पूर्ण विराम। जैसे वृहद हिमालय की कई भुजाएं टूटकर, वृहद हिमालय की कई भुजाएं टूटकर मिडिल हिमालय के नीचे, मिडिल हिमालय के नीचे पड़ी हुई प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। लिखें, इन भुजाओं का, इन टूटी भुजाओं का समूहन, समूहन एकत्रण है ना, इन भुजाओं का समूहन जहां पर पाया जाता है उसे उसे उसे
ऑटोक्थोनस थोनस जोन कहते हैं उसे, ऑटोक्थोनस ऑटोक्थोनस जोन कहते हैं। भारत के हिमालय, भारत में, भारत के भूगोल में काम देगा ये शब्द। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर के बाद 7वां नंबर, 7वां नंबर, सेवेंथ लिखेंगे ओपन एंड क्लोज फोल्ड। ओपन एंड क्लोज फोल्ड, बस चित्र बनाना है। मान लो एक वलन ऐसा है कि इनके बीच का जो कोण है 90 डिग्री से अधिक प्राप्त होता है तो ओपन फोल्ड हो जाता है। पर दूसरा फोल्ड ऐसा है कि इनके बीच का जो एंगल है ये लेस देन 90 डिग्री होता है, इसको क्लोज फोल्ड कहते हैं। तो ओपन एंड क्लोज फोल्ड ऐसा बनाएंगे। जब दोनों भुजाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री से अधिक हो तो ओपन फोल्ड है, और जब 90 डिग्री से, हाँ विकास ऑप्शनली पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ऑप्शनल कि तुझे ऑप्शनल में एडमिशन नहीं लेने लगे, तुझे ऑप्शनल में एडमिशन नहीं लेना पड़े, इसलिए ऑप्शनली पढ़ा के फ्री किए दे रहे हैं। या दूसरी बात समझ ले, ऑप्शनल का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, रखा है मूर्ख चंद। एक बार कभी देख लिया होता प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो समझ में आता क्या पढ़ा रहा हूँ। कहाँ कहाँ के बच्चे हैं भाई, बाप रे बाप। इतने दिन में जब तुझे समझ में नहीं आया तो क्या करूँ तेरी वंदना। ठीक है, अभी ऑप्शनल पढ़ा नहीं है ना, इसलिए लग रहा है तुझे। ये क्लास विकास के लिए ऑप्शनल की है, बाकी बच्चों के लिए प्योर जीएस की अभी बातें हैं बेटा, प्योर जीएस की बातें हैं। ठीक हो गया ना, अंतिम बातों की ओर पहुंचते हैं, अंतिम बातों की ओर चलें चलें दोस्तों। तो लास्ट आता है एंटीक्लिनोरियम एंड सिनक्लिनोरियम, जिसको कहते हैं पंखावलन। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, पंखावलन कहते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे पंखावलन, पंखावलन जिसको कहते हैं फैन फोल्ड। फैन फोल्ड, और फैन फोल्ड दो प्रकार का होता है, एक होता है एंटीक्लिनोरियम और दूसरा होता है सिनक्लिनोरियम। दो चीजें। प्रगति वर्मा, अच्छा इसका हिंदी, ओपन का मतलब होता है खुला और क्लोज का मतलब होता है बंद, एंड का मतलब होता है और, फोल्ड का मतलब होता है वलन। आप समझ में आ गया। कभी नहीं पढ़ा बचपन से अंग्रेजी का ये शब्द बिटिया, वाह गजब, बन गया 7वीं का हिंदी शब्द। अरे बाप रे बाप। अब इनका कोई हिंदी है नहीं तो बता नहीं सकता, एंटीक्लिनोरियम का और सिनक्लिनोरियम का कैसे बनते हैं, दोनों अलग अलग दिखाता हूं। जब मान लो एक वलन हुआ, यहाँ यहाँ एक वलन हुआ ऐसा, और ऐसा, मतलब ऊपर की ओर वलन है और वलन पर ही कई वलन, कई एंटीक्लाइन, कई सिनक्लाइन जब बन जाते हैं, एक वलन में ही कई एंटीक्लाइन सिनक्लाइन बन जाते हैं। जब इस तरह से ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, ये नीचे धंसा हुआ हिस्सा है, ये नीचे धंसा हुआ हिस्सा, ये पहला वाला होता है, ये एंटीक्लिनोरियम हो गया फर्स्ट। अब सेकंड वाले को बनाते हैं। सेकंड वाले ऐसे नीचे धंसा, बट इसमें भी कई फोल्ड। ये दूसरा वाला सिनक्लिनोरियम, ये सिनक्लिनोरियम। एक बच्चा थोड़ी देर पहले लिख रहा था कि आज सर भूल गए कि ज्योग्राफी पढ़ाना है, सर आज मैथ्स पढ़ाने लगे। हाँ बेटा हाँ, वैसे भी मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हूँ, तो अभी मैथ्स पढ़ाने लगे, थोड़ी देर बाद तुमको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, है ना। फिजिक्स तो मान लो पढ़ाते रहते, फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ी देर बाद बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो लिखेंगे पंखा वलन लिखेंगे, जब वलन की, जब वलन के अपनति या अभिनति में, जब वलन की अपनति या अभिनति में, अपनति या अभिनति में दो से अधिक, दो से अधिक अधिक वलन की भुजाएं निर्मित हो जाएं, वलन की, वलन की भुजाएं निर्मित हो जाएं, निर्मित हो जाएं, तो इसे तो इसे तो इसे क्या कहते हैं, पंखा वलन कहते हैं, पंखा वलन कहते हैं। पूर्णिमा, अरे आप लोग तो कभी गुस्सा नहीं होते बेटा, आप लोग प्रश्न में हंसते हैं और डांटते इसलिए है कम से कम थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करने लगो। वो लोग क्या बताएं इनको। अब अगर थीटा एंगल की बात आ गई तो एंगल शब्द आ गया, इसका मतलब मैथ्स आ गया।
अब बताओ इन बच्चों को कैसे समझाएं? अरे बेटा ज्योग्राफी ही पढ़ा रहे हैं, हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हो। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तुमको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, तुमको सी सेट की तैयारी मैं नहीं करवाऊंगा, ये पक्की पक्की सी जानकारी दे दूं, तुम भरोसा रखो मेरे पास। ओके, अब मैं क्या करूं बताओ, अब इन बच्चों को कुछ ऐसे तो बोलना पड़ेगा ना। ओके, नहीं तो बताया ना कि थोड़ी देर बाद में उसको उसकी बायोलॉजी समझाता। मैं बताया ना कि उसको उसकी बायोलॉजी समझाने लगता कि ले थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में ये भी पढ़ ले। ओके, तो वलन के दोस्तों इतने प्रकार होते हैं, वलन के इतने प्रकार। हमने आपको बताया कि संपीडन बल के प्रभाव से आते हैं, पीछे पीछे आते हैं दोस्तों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, फिर से लिंक कर लें सारी चीजों को। ये देखो यहाँ पर ये हमने लिखाया था, यहाँ पर्वत निर्माणकारी बल में संपीडन बल लिखा है और संपीडन में समवलन लिखा है, वलन। अब वलन का टॉपिक थोड़ी लंबा था, वलन का टॉपिक लंबा था। अब उसके बाद क्या आता है, इसमें भ्रंशन भी आता है, संपीडन बल के प्रभाव से भी भ्रंशन की स्थिति बनती है। ठीक है ना, तो अब भ्रंशन को मैं इसको और इसको दोनों को साथ मिला के पढ़ाऊंगा, इसको और इसको साथ मिला के, क्योंकि भ्रंशन इधर भी है भ्रंशन उधर भी है। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि ये वाला भ्रंश किसके प्रभाव से और ये वाला भ्रंश किसके प्रभाव से निर्मित होता है, ये आपको एकदम एकदम प्रॉपर साथ में मिला के पढ़ाऊंगा। अच्छा, चटकन कुछ अलग से नहीं होता, फ्रैक्चर मतलब जब बहुत बारीक सा फ्रैक्चर आए तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं, जब टूटकर एकदम अलग हो जाए तो भ्रंशन कहते हैं। मतलब भ्रंश का छोटा रूप ही चटकन है, तो चटकन को अलग से नहीं पढ़ते, बेसिकली इनको पढ़ते। जैसे इनको पढ़ेंगे तो तनाव मूलक शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी, तो इधर वाला बल समाप्त हो जाएगा, है ना बेटा। तो चलो हेडिंग देना सभी, भ्रंशन एवं भ्रंशन के प्रकार, भ्रंशन एवं भ्रंशन के प्रकार। मोहम्मद साहबान अली, बेटा यही है ओवरटर्न, मतलब जब ऊपर की जो ओवरटर्न फोल्ड होता है, जो ऊपर की ओर जब फोल्ड हो जाता है तो उसको ही ओवरटर्न फोल्ड कहते हैं बेटा। ठीक है, भ्रंशन एवं भ्रंशन के प्रभाव या भ्रंशन के प्रकार। ठीक है ना, चलो आते हैं, यहां हमने लिखा भ्रंशन, भ्रंश का मतलब होता है फॉल्ट, FAULT, तो भ्रंशन एवं भ्रंशन के प्रकार। ठीक है, अब भ्रंशन के प्रकार लिखेंगे डैश देकर, लिखे भ्रंशन की क्रिया में, भ्रंशन की क्रिया में चट्टानें टूट जाती हैं, भ्रंशन की क्रिया में चट्टानें टूट जाती हैं, पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखेंगे यह क्रिया संपीडन एवं तनाव मूलक, यह क्रिया संपीडन एवं तनाव मूलक शक्तियों के प्रभाव से निर्मित होती है, जैसे, अब प्रकारों पर बात आएगी, जैसे कई प्रकार के फॉल्ट बताऊंगा। नंबर वन व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिवर्स फॉल्ट। अब रिवर्स फॉल्ट कैसे होता है कि मान लो भूखंड का एक हिस्सा ये था, ये यहां प्राप्त हुआ, ये यहां प्राप्त हुआ, दोस्तों ध्यान से, बहुत अच्छे चित्र बनाएंगे, फास्ट बनाएंगे। दूसरा हिस्सा संपीडन बल के प्रभाव से यहां कुछ इसमें ऐसे आया और ऐसे इस पर यहां चढ़ गया, टूटा और टूट कर चढ़ गया। देखो ये यहां पर आया था और ये यहां पर गया था, ये यहां पर गया था, और दोनों के दोनों हिस्से टूटकर एक दूसरे के ऊपर आरोहित हो गए। तो इनके बीच ये जो फॉल्ट बन रहा है, दिस वन इज रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स। सबसे अच्छा उदाहरण कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, ये जो घाटियां हैं ना, भ्रंशन के उदाहरण है, व्युत्क्रम भ्रंश घाटियों के उदाहरण है, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, बस एग्जांपल भेज देना, कुल्लू और मनाली घाटी। याद रखना ये संपीडन बल के प्रभाव से बनते हैं, संपीडन, जब बल एक ही दिशा में लग रहा हो तो संपीडन बल के प्रभाव से बनेगा। अब दूसरे नंबर पर आता है सामान्य भ्रंश, सामान्य भ्रंश बनता है, सामान्य भ्रंश बनता है तनाव मूलक शक्ति के प्रभाव से, तनाव मूलक शक्ति, तनाव मूलक शक्ति का मतलब होता है खिंचाव बल। मान लो इस पेन को पकड़कर हम दो विपरीत दिशा में खींचे, जब दो विपरीत दिशा में खींचेंगे तो देखो कैसा होता है, ध्यान से। मान लो कि भूखंड का ये हिस्सा है, ये भूखंड का हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा है। अब आपने इसमें लगा दिया खिंचाव बल, इस हिस्से को इधर खींच दिया, इस हिस्से को इधर खींच दिया, तो जैसे आप इसे खींचेंगे बेटा, ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से टूट जाएगा, ऐसे टूटेगा, ध्यान से देखना। ये दो हिस्सों में टूट गया, तो ये जो फॉल्ट बना है ये नॉर्मल फॉल्ट बना है, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश। आप एग्जांपल बढ़िया लिखते जाइएगा, इसका एग्जांपल जैसे नर्मदा नदी घाटी भ्रंश, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी, ऐसे दो हिस्से टूट गए, दो हिस्से टूट गए, टूटकर दो अलग अलग हिस्से हो गए, ठीक है। 5 मिनट, 5 मिनट, बस 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर आता है रूपांतरित भ्रंश, रूपांतरित भ्रंश। अब रूपांतरित भ्रंश, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कैसा होता है, जैसे मान लो कि एक ये भूखंड इधर की ओर गया, ये ऐसा चित्र बनाना चाहेंगे दोस्तों, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज को कहते हैं, इसको आप पढ़ चुके हो प्लेट टेक्टोनिक में मेरे साथ। और दूसरा भूखंड ये था, मान लो ये दूसरा भूखंड है, दूसरा भूखंड ये है, ओके। अब ये भूखंड इधर की ओर गया, एक दूसरे के समानांतर परंतु विपरीत दिशा में जब चलते हैं, तो इनके बीच ये जो भ्रंश बन रहा होता है, यहाँ पर जो भ्रंश बन रहा होता है, दिस वन, ये जो भ्रंश बन रहा होता है दोस्तों, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म
फॉल्ट, रूपांतरित, जहां जो सबमरीन रिज होती है ना, सबमरीन रिज, अंतःसागरीय कटक, अंतःसागरीय कटक, वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है बेटा, वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है, वहां पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ठीक है, तो लास्ट सोपानी भ्रंश, चौथा नंबर आता है, चौथा नंबर सोपानी भ्रंश, स्टेप फॉल्ट कहते हैं, सोपानी भ्रंश। अब सोपानी भ्रंश कैसे बनते हैं, स्टेप फॉल्ट इसको कहते हैं, स्टेप फॉल्ट। ये कैसे बनते हैं, मान लो कि भूखंड का एक हिस्सा ये है, बहुत अच्छे से आप समझोगे, मान लो भूखंड का एक हिस्सा ये है, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा दोस्तों, दूसरा हिस्सा ये वाला है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये वाला है, चौथा हिस्सा ये वाला है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहां पर बन रहा हो बेटा, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां बन रही हो, ये है दोस्तों, ये फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, जो स्टेप बाय स्टेप बनते हैं, तो इनके बीच बनने वाला भ्रंश सोपानी भ्रंश कहलाता है। बिल्कुल, ये संरक्षित प्लेट पर बनते हैं, ये संरक्षित प्लेटों पर बनते हैं, संरक्षित प्लेट पर बनते हैं। रूपांतरित भ्रंश कई बार अपसारी सीमा पर भी बनता है, कई बार अपसारी सीमा पर भी बन जाते हैं, सारी सीमा पर भी बनते हैं और संरक्षित सीमा पर भी बनते हैं, दोनों पर बनते हैं, ये सोपानी भ्रंश होता है। यहां व्युत्क्रम में जो मैंने पूरा तालिका उसकी जगह आधा था आएगा, पर अब लिख दिया तो लिख दिया, रिवर्स फॉल्ट में आधा था आएगा, ये कहलाता है नॉर्मल फॉल्ट, ये है नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के मूल भ्रंश आपको देखने को मिलेंगे। अब भ्रंश निर्मित स्थलाकृति बनती है, तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे, सभी लोग हेडिंग देंगे, भ्रंश निर्मित स्थलाकृतियां, भ्रंश निर्मित स्थलाकृतियां। मैपिंग की अलग से क्लास होगी बेटा आयुष, भ्रंश निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, अब ये टॉपिक पढ़ेंगे कल, आज टाइम ओवर हो चुका है और इसमें क्लास भी है दूसरी, ठीक है, तो उसे कल पढ़ेंगे। आज इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत सारे फैक्ट्स थे, आशा करता हूँ कि आपने ठीक से समझा होगा। पढ़ेंगे, रटेंगे, तैयार करेंगे, ओके।